बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी? कौन सी कहानी? मेरी कहानी। मेरी कहानी मतलब ये पाठ, मेरी शिक्षा जिन्होंने लिखा है, किसने लिखा है ये सब हम बाद में बात करेंगे। तो वो अपनी कहानी बता रहे हैं, अपने बचपन की, अपने बड़े होने की कहानी। उसे कहते हैं आत्मकथा। जब हम अपने बारे में कोई बात दूसरों को बताते हैं तो वो हमारी आत्मकथा बन जाती है। तो यही एक कहानी है। आइए सुनते हैं। शुरू होती है कहानी किसकी, ये हमें अभी पता चलेगा। ठीक है, तो मैं पाठ को पढ़ती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। 5वें या 6ठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। पाठ ऐसे शुरू हो रहा है क्या? 5वें या 6ठे बरस में, मतलब वो व्यक्ति जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं वो जब 5 या 6 साल के थे तब उनका अक्षरारंभ कराया गया था। अक्षरारंभ मतलब अक्षर आरंभ। अक्षर आप सब जानते हो, क ख ग घ, और आरंभ माने होता है शुरू करना, यानी कि अक्षरों को सीखने की शुरुआत। जैसे आप विद्यालय में जब 6 साल के होते आते हो कक्षा 1 में और पढ़ना शुरू करते हो, ऐसे ही ये जो व्यक्ति थे इनकी पढ़ाई भी 5वें या 6ठे वर्ष में शुरू कराई गई। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ कौन कराता था? मौलवी साहब। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। बिस्मिल्लाह मतलब किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू होने वाला काम। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। जब हम कोई नया काम करते हैं तो मीठा तो बंटता ही है, हम सभी को पता है, अच्छा भी लगता है, तो मिठाई बटी। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। अब ये बच्चा अकेला नहीं था, इसके साथ 2 बच्चे और भी थे। 3 विद्यार्थी जो विद्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि आप बच्चे। और सुपुर्द किए गए यानी कि सौंप दिए गए, कि मौलवी साहब को सौंप दिए गए ये तीनों बच्चे कि अब आप इन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा इंसान बनाएं। एक मैं और दूसरे 2 अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। कुटुंब यानी कि परिवार। कुटुंब होता है परिवार, जिसमें चाचा, ताऊ, इन सब के बच्चे आते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, इनके कुटुंब के 2 चचेरे भाई भी, यानी कि उनके चाचा के बेटे भी उनके साथ पढ़ रहे थे। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। अब ये जो 3 लड़के हैं उनमें से सबसे बड़े का नाम क्या है? यमुना प्रसाद। वे हमारे लीडर थे। जो बड़ा होता है वो तो हमेशा लीडर बन ही जाता है। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, बहुत मजाक पसंद थे। फिर मजाक पसंद थे तो क्या हुआ? वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। छोटे भाई होते हुए भी बड़े भाई की अच्छी आदतें उनके अंदर भी आई थी। वह घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना जानते थे, फारसी भी पढ़ते थे, ठीक है, और शतरंज भी खेलते थे। आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हो, ये मौलवी साहब हैं और ये हैं वो 3 बच्चे जो पढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र आदमी थे। विचित्र यानी कि बड़े अलग से, अजीब से, कुछ अलग, उन लोगों जैसे नहीं थे जैसे बाकी सब लोग होते हैं। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। दावा मतलब, अब देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब वो ये कहते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बलदेव चचा, ठीक है। अब ये हमारे तीसरे व्यक्ति जो चित्र में दिख रहे हैं, 5वें चौथे व्यक्ति, ये कौन है? बलदेव चचा के मजाक के लिए वह बहुत ही उपयोगी साधन बन गए थे। अब बलदेव चाचा जो बहुत मजाकिया थे, वो उनके साथ खूब मजाक किया करते थे। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवाते थे कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना खूब जानते हैं। देखा है तुमने शतरंज का खेल? शतरंज जिसमें घोड़े, हाथी, राजा, रानी, सिपाही सब होते हैं, ऊंट भी होते हैं। तो मौलवी साहब किस बात का दावा करते थे? कि वो शतरंज खेलना खूब जानते हैं। मतलब वो क्या कहना चाहते थे? कि उनसे कोई शतरंज में जीत नहीं सकता। अब बलदेव चाचा उन्हें शतरंज खेलते पर भी कभी ना जीतते।
हम बच्चे इस मजाक को कौतूहल से सुनते थे। क्या होता था? बलदेव चचा उन्हें शतरंज खिलाते पर वे कभी ना जीतते। कि मौलवी साहब हमेशा कहते थे कि मैं जीतता हूँ, मैं जीतता हूँ, मैं महान हूँ उसमें, लेकिन हारते थे हमेशा बलदेव चाचा से। आगे सुनो, इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? फारसी। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए और दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे। पहले मौलवी साहब मजाक में रहते थे और दूसरे मौलवी साहब गंभीर थे। मतलब गंभीर यानी कि सीरियस, यानी कि आसानी से नहीं हंसते थे और बहुत ध्यान से अपना कार्य करते थे। ये देखो वो कह रहे हैं वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। हाँ, 5.5 कितना हो गया बच्चों? 5 और आधा दिन, यानी कि छठे दिन का आधा दिन। बृहस्पतिवार, क्या आ रहा है देखो शब्द? बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तो बृहस्पतिवार की दोपहर से शुक्रवार की दोपहर तक क्या होता था? फारसी नहीं पढ़नी पड़ती थी। और क्या सिखाते थे तब वो? गिनती। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। यानी कि वो कैसे पढ़ते थे? जैसे तुम सब स्कूल में पढ़ते हो, हिंदी भी, गणित भी, खेलते भी हो, उसी तरह से ये बच्चे भी मौलवी साहब से पढ़ रहे थे। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। बच्चों, तख्तपोश क्या होता है? तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। आपको फोटो में दिख रहा है ये तख्त के ऊपर एक तख्तपोश यानी कि एक कपड़ा बिछा हुआ है इसी तख्तपोश पर, और ये बच्चे भी नीचे चटाई पर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी हमने ये एक पन्ना पढ़ गया, पहले आप इसे सुनना, फिर मैं आपको दूसरा पन्ना भी बताऊंगी। ठीक है, इतनी कहानी हम समझ गए। 3 बच्चे जो मौलवी साहब से अपनी 6 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर रहे थे, उनमें से सबसे बड़ा भाई यमुना प्रसाद था। तीनों भाई चचेरे भाई थे और वो लोग मौलवी साहब से पढ़ते थे। उनके बलदेव चाचा मौलवी साहब के साथ खूब मजाक किया करते थे, शतरंज खिलाते थे पर हमेशा मौलवी साहब को हरा देते थे। अब अगले नए जो मौलवी साहब आए वे बड़े गंभीर थे, पढ़ाते भी गजब का थे और 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पति की दोपहर से लेकर शुक्रवार की दोपहर तक हम लोग छुट्टी रहती थी, हम गिनती सीखते थे और खेलने कूदने का काम भी करते थे। सब लोग सवेरे उठकर मौलवी जी के पास जाते थे। वो कोठरी में रहते थे और उनके आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे।